टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं मटेरियल कंट्रोल टेक्निक्स। तो सबसे पहले मीनिंग पढ़ते हैं। आपको बताया मैंने कि 3 मेन एलिमेंट हैं हमारे पास कॉस्ट के, दैट इज़ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। और मटेरियल टोटल कॉस्ट का सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन रखता है, सबसे ज़्यादा मटेरियल हमारा महंगा होता है। तो इसलिए मटेरियल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मटेरियल को कंट्रोल कर लें तो ओवरऑल कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। और मटेरियल में बहुत सारा पैसा भी हमारा यानी कैपिटल भी इन्वेस्टेड होती है। तो इस वजह से भी ज़रूरी है कि हम मटेरियल की वेस्टेज को रोक सकें और मटेरियल की कॉस्ट को, ओवरऑल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। तो मटेरियल कंट्रोल क्या है? मटेरियल कंट्रोल इज़ अ सिस्टम विच इंश्योर द प्रोविज़न ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी, यानी क्वांटिटी कितनी है हमें उसके लिए भी प्रोविज़न बनाना है, और क्वालिटी कौन सी चाहिए हमें उसके लिए भी प्रोविज़न बनाना है, और किस टाइम पे चाहिए वो भी एक प्रोविज़न बनाना है, और उसमें कम से कम हमारा पैसा इन्वेस्ट हो, तो ये देखना है। तो मटेरियल कंट्रोल में हम सब कुछ देखते हैं कि रिक्वायर्ड टाइम पे हमारे पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी, रिक्वायर्ड क्वालिटी की अवेलेबल हो, और पैसा भी हमारा कम से कम उसमें इन्वेस्ट हो। तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ सेफ गार्डिंग ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री। ठीक, तो इन्वेंट्री में हमारे पास तीनों तरह की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल भी, फिनिश गुड्स भी एंड वर्क इन प्रोग्रेस भी। तो हम इसमें क्या करते हैं, उनका एक ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करते हैं। तो टेक्निक्स में सबसे पहली टेक्निक ही हमारी लेवल सेटिंग होती है कि हमने एक ऑप्टिमम लेवल सेट करना है, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ठीक, ज़्यादा होगा तो नुकसान क्या है कि हमारी बहुत सारी कैपिटल इन्वेस्टेड है और बहुत सारी स्टोरेज कॉस्ट लगती है, और हो सकता है चेंजेस की वजह से हमें इन फ्यूचर वो रिक्वायर्ड ना हो। तो ज़्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। अगर स्टॉक कम होगा तो उससे प्रोडक्शन हमारी रुक जाती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज मटेरियल में इन्वॉल्व होते हैं, इन्वेस्टेड होते हैं। तो इस वजह से भी ज़रूरी है कि हमारा एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन रहे, राइट। तो इसमें हम सब कुछ ही लेते हैं, मटेरियल को खरीदने, रिसीव करने, इंस्पेक्ट करने, उसके बाद हमने उसको फर्दर जो इशू करना है, ये सारे भी हम मटेरियल कंट्रोल में ही इंक्लूड करते हैं। तो उसके हिसाब से पीरियोडिकल रिपोर्टिंग की जाती है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्या ज़रूरत है। वैसे मैंने आपको बताया है, बट नीड है या नेसेसिटी है या ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। तो ये मैंने आपको बताया ही है कि अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन, मटेरियल की कमी की वजह से प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए। मटेरियल हमारे पास अवेलेबल रहना चाहिए स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन के लिए। तो मटेरियल कंट्रोल हेल्प्स इन मेकिंग अवेलेबल द राइट टाइप ऑफ मटेरियल एट राइट टाइम। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेवल सेटिंग करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या लेवल होंगे, रीऑर्डर लेवल होता है, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। रीऑर्डर लेवल होता है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल, और एक लेवल हम इसमें और जोड़ लेते हैं, एवरेज लेवल भी होता है, राइट। और एवरेज लेवल का फॉर्मूला हमारे पास मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो ये लेवल सेट किए जाते हैं, और ये लेवल सेट करने का मेन पर्पस यही है कि अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन हमारी होती रहे, हमारा प्रोडक्शन फ्लो इंटरप्ट ना हो। दूसरा, प्रोविज़न ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल कंट्रोल जो है दैट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद एक्वायरिंग द क्वालिटी मटेरियल। ठीक, हमने उसको एक्वायर कहाँ से करना है, कौन कौन से हमारे सप्लायर होंगे, तो सप्लायर्स की खोज करना भी हमारा ये मटेरियल कंट्रोल का एक हिस्सा है। ठीक, और हमें क्या होनी चाहिए, गुड क्वालिटी मटेरियल, गुड क्वालिटी मटेरियल मिनिमम प्राइस पे, बिना इंटरप्शन के, यानी ऑन टाइम मिलता रहे। क्वालिटी भी गुड हो और क्वांटिटी भी सफिशिएंट हो। मतलब ये नहीं है कि आपको स्केर्सिटी हो रही है। तो ये सारा कुछ भी मटेरियल कंट्रोल के अंडर आता है कि हमें जितनी सफिशिएंट क्वांटिटी चाहिए, जिस क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, मिनिमम प्राइस पे वो होना चाहिए, हमें उसमें क्रेडिट भी अवेलेबल हो जाए, और ऑन टाइम हो, डिले ना हो हमें उस मटेरियल को मिलने में,
राइट। तो सेकंड पर्पस मटेरियल कंट्रोल का ये होता है। थर्ड पर्पस है मिनिमाइजिंग द वेस्टेज, क्योंकि वेस्टेज को अगर आप कम करोगे तो कॉस्ट को भी कंट्रोल कर पाओगे। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लॉस है वो मिनिमम हो। इसके लिए हम क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, इसके लिए ABC एनालिसिस, वेट एनालिसिस यूज़ किया जाता है। ठीक, ABC एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम मटेरियल को क्लासिफाई कर देते हैं उनकी वैल्यू एंड क्वांटिटी के बेसिस पर, अभी डिटेल पढ़ते हैं। और वेट एनालिसिस में हम उसकी यूजेज के बेसिस पर, जैसे ABC में क्या हमारा कैटेगराइजेशन है, वैल्यू एंड क्वांटिटी, और वेट एनालिसिस में हम मटेरियल की यूजेज के अकॉर्डिंगली मटेरियल को डिवाइड करते हैं। तो मेन पर्पस हमारा क्या है कि मटेरियल की वेस्टेज को रोका जाए, और अगर मटेरियल की वेस्टेज को हम रोक लेंगे तो हमारी कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल करना पॉसिबल होगा। नेक्स्ट हमारा पर्पस है कि कंट्रोल इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, यानी हमारा पैसा अननेसेसरी इन्वेंट्री में ब्लॉक ना हो, फंसे ना, हम उतना ही स्टॉक खरीदें जितनी हमें ज़रूरत है, और उस प्राइस पे खरीदें जहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट मटेरियल की क्या हो, मिनिमम हो। तो उसके लिए क्या टेक्निक यूज़ होती हैं, ये 3 टेक्निक हैं। EOQ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मटेरियल लेवल मैंने आपको बताया ही अभी, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल एंड एवरेज लेवल, 5 आप लेवल सेटिंग करोगे। न्यूमेरिकल हैं इन दोनों मेथड के। और अगला मेथड हमारे पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। ये सारे मेथड और टेक्निक्स हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, राइट। 5वां हमारा जो पर्पस है दैट इज एम एट फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मटेरियल कंट्रोल में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो परचेज डिपार्टमेंट में हैं या स्टोर में हैं या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए ताकि मटेरियल की वेस्टेज को रोका जा सके, मटेरियल की मिस एप्रोप्रिएशन को रोका जा सके। तो ये भी मटेरियल कंट्रोल सिस्टम का एक पर्पस होता है कि जो भी पर्सनल हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो वेरियस ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, ड्यूटीज़ के साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फिक्स की जाएँ कि किसने मटेरियल रिसीव करना है, किसने इंस्पेक्ट करना है, किसने मटेरियल इशू करना है। इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स की जाती हैं इस सिस्टम के अंडर, राइट। नेक्स्ट है टू कीप द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड हम स्टोर रूम में ही, क्योंकि जब मटेरियल ख़रीदा जाता है तो उसको स्टोर में रखा जाता है, तो स्टोर में ही हम मटेरियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। ठीक, तो स्टोर में हम बिन कार्ड को यूज़ करते हैं। बिन मतलब डिब्बा एंड कार्ड मतलब एक कार्ड लगा दिया जाता है। तो ये अगर एक डिब्बा है हमारे पास, उस एक डिब्बे में कोई भी बिन है या डिब्बा है, यहाँ एक कार्ड टक कर दिया जाता है और इस कार्ड पे लिख दिया जाता है कि कितनी क्वांटिटी का मटेरियल है, कब वो रिसीव हुआ, कब वो इशू हुआ और कब उसका कितना उसका बैलेंस है। ये सब कुछ हम बिन कार्ड पे लिख देते हैं, राइट। और सभी बिन कार्ड्स का रिकॉर्ड जो होता है फिर स्टोर लेजर में मेंटेन किया जाता है। तो स्टोर लेजर में क्वांटिटी के साथ हम वैल्यू को भी लिखते हैं, जबकि बिन कार्ड्स में क्या लिखा जाता है, सिर्फ क्वांटिटी लिखा जाता है, राइट। तो हमारे मेनली जो पर्पस थे मटेरियल कंट्रोल के, उन पर्पस में यही है। मेनली जो बात ध्यान में रखनी है कि वेस्टेज को रोकना, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, पर्सनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो इस चीज़ पे ध्यान रखना, राइट। और अनइंटरप्टेड हमारी प्रोडक्शन चलती रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसके लिए हम वेरियस टेक्निक्स यूज़ करते हैं। टेक्निक में सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है मटेरियल लेवल्स। दूसरी EOQ। इन दोनों के आपके पास न्यूमेरिकल हैं, बाकी सारी थ्योरी में आप पढ़ोगे। तो मटेरियल लेवल सबसे पहले, तो दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू मेंटेन द वेरियस लेवल ऑफ स्टॉक, जो क्या इंश्योर करते हैं, ना तो हमारे पास ओवर स्टॉकिंग हो और ना ही अंडर स्टॉकिंग हो, यानी ना तो मटेरियल कम हो। कम मटेरियल होगा तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन इंटरप्ट होगी, और ना ही ज़्यादा मटेरियल होना चाहिए। ज़्यादा मटेरियल से आपकी स्टोरेज बढ़ जाती है, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाती है, लॉसेस होने का खर्चा है, जैसे लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर, इस तरह के लॉसेस होने का खतरा है। और दूसरा, आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत सारी इन्वॉल्व हो जाती है,
ठीक। तो इसलिए ना तो स्टॉक ज़्यादा होना चाहिए ना ही स्टॉक कम होना चाहिए, तो हम ऑप्टिमम लेवल सेट करते हैं, राइट। और किन किन बातों का ध्यान रखते हैं इसमें, सबसे पहला कि टाइम इन्वॉल्व इन प्रोक्योरमेंट और प्लेसिंग द ऑर्डर। तो क्या बात ध्यान में रखनी है कि कितना टाइम लगेगा मटेरियल मिलने में, या ऑर्डर प्लेस करने और मटेरियल के मिलने के बीच का टाइम पीरियड क्या है। दूसरा, हमारे पास कितनी जगह है, फ्लोर स्पेस कितना है। तीसरा, किस तरह का मटेरियल हमें चाहिए, हम यूज़ करने वाले हैं। चौथा, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर ईयर। कंजम्पशन को हम यहाँ वर्ड बहुत जगह यूजेज भी यूज़ करते हैं, ठीक। और मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच कैन बी परचेज्ड, राइट। तो इसके लिए बहुत सारे लेवल हैं। तो सबसे पहला लेवल मेरे पास आता है री ऑर्डर लेवल। री मतलब दोबारा से, ऑर्डर मतलब ऑर्डर करना है। तो ये वो लेवल है जहाँ पर पहुँचने पर हमें दोबारा से ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, राइट। इट इज़ द स्टॉक विच इज़ फिक्स्ड बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्टॉक लेवल। और ये वो लेवल है जहाँ पर हमें परचेज ऑफ मटेरियल यानी ऑर्डर फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल शुड बी प्लेस्ड, राइट। तो ये हायर होता है हमारा मिनिमम लेवल से और कम होता है हमारा मैक्सिमम लेवल से। तो इट विल लाई समवेयर नॉट एग्जैक्ट बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल, क्योंकि मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल के एग्जैक्टली बीच में तो एवरेज लेवल है। ये होगा कहीं ना कहीं, बट इट विल नॉट बी मिडल ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल, राइट। तो इसको डिसाइड करने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला, हमारी कंजम्पशन रेट क्या है। दूसरा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब हमें कितना चाहिए, इससे कम मटेरियल नहीं होना चाहिए, तो दैट इज़ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम मिनिमम लेवल भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही आ गया, मिनिमम लेवल डिसाइडेड टू बी मेंटेन्ड। तीसरा, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज कितनी है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हमारे मटेरियल पे जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर। और प्रोविज़न फॉर एमरजेंसी, जैसे डिले हो जाती है सप्लाई में या एबनॉर्मल वेस्टेज होता है। तो रीऑर्डर लेवल के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला, मैक्सिमम स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग द नॉर्मल डिलीवरी टाइम, राइट। मैक्सिमम स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग द नॉर्मल डिलीवरी टाइम। और दूसरा है मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम। मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम। तो ये दो मेथड हैं हमारे पास। इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चंस में हमेशा गिवन होती है, हमें कभी भी फाइंड आउट नहीं करनी पड़ती। बस जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली ही आप फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ दो फॉर्मूले हैं। मैंने अभी आपको बताया कि रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है, एक ऐसा स्टॉक लेवल जहाँ पर आपको परचेज प्रोसीजर दोबारा से शुरू कर देना चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास रीऑर्डर लेवल है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। एक सेकंड मैं रीचेक कर रही हूँ, शायद मुझे फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक, राइट, यहाँ मिस्टेक मुझे लगी ही है। ये हमारा रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला जो होना चाहिए दैट इज़ मिनिमम स्टॉक नॉट मैक्सिमम स्टॉक। इसको आप ठीक कर लो, ये मिनिमम स्टॉक होगा। मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग द नॉर्मल डिलीवरी टाइम, कि हमें कितना चाहिए। इसको हम ये भी कह सकते हैं कंजम्पशन, क्योंकि लैंग्वेज ही है सिर्फ, कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश डिलीवरी, कि दोबारा से माल आने में जितने दिन लगेंगे उतने दिन का मटेरियल हमारे पास हो, प्लस मिनिमम स्टॉक, यानी मिनिमम स्टॉक से इतने दिन ज़्यादा आपको रखकर ऑर्डर प्लेस कर देना है। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास यही होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम को हम रीऑर्डर पीरियड भी बोलते हैं, रीऑर्डर पीरियड, राइट। तो रीऑर्डर लेवल के बाद अगला लेवल हमें मिनिमम लेवल, यानी इससे कम स्टॉक हमारे पास कभी भी नहीं होना चाहिए। इसे हम बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं। तो मिनिमम स्टॉक मतलब सेफ्टी स्टॉक। इसके लिए हम क्या बातें ध्यान में रखते हैं, पहला हमारी एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन कितनी है। दूसरा रीऑर्डर लेवल, क्योंकि इस फॉर्मूले के लिए भी हमें रीऑर्डर लेवल तो चाहिए ही,
तो फॉर्मूला हमारे पास मिनिमम लेवल का क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम को हम रीऑर्डर पीरियड भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म मैंने ROP लिख दिया। नेक्स्ट टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रेश डिलीवरी, और अगला हमारे पास चाहिए प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट एज टू मटेरियल। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पर हमें नॉर्मल कंजम्पशन दी हुई है 300 यूनिट्स पर वीक, तो ये नॉर्मल कंजम्पशन हो गई 300। नॉर्मल डिलीवरी टाइम है 7 वीक्स, तो इनटू कर दिया हमने 7। यहाँ ध्यान में रखना, अगर टाइम पीरियड वीक्स में है तो ये कंजम्पशन भी वीक में होनी चाहिए, टाइम पीरियड डेज में है तो कंजम्पशन भी डेज में होनी चाहिए, राइट। माइनस रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल में से हमने माइनस करना था, तो ये हो गया। तो क्या आंसर आएगा, 2400 में से 300 इंटू 7 2100 माइनस करोगे तो 300 आ जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड। नॉर्मल की जगह वर्ड कई जगह एवरेज भी हो सकता है, तो एवरेज कंजम्पशन या एवरेज पीरियड क्या होगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। जैसे अगर हमें नॉर्मल नहीं गिवन, मैक्सिमम गिवन है 500 और मिनिमम गिवन है 300, तो हमारे पास एवरेज क्या होगी, 500 और 300 800 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर जो नॉर्मल यूजेज या एवरेज यूजेज निकलेगी वो निकलेगी 400। ऐसे ही पीरियड की अगर हम बात करें, हमारे पास मिनिमम पीरियड 3 वीक्स है और मैक्सिमम पीरियड 6 वीक्स है, तो हमारे पास एवरेज क्या निकलेगा, 3 + 6 डिवाइडेड बाय 2। तो 4.5 हफ्ते हमारे पास यहाँ पर एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकलेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, अदरवाइज तो क्वेश्चन में गिवन ही होगा, अगर नहीं गिवन होता तो हमें इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम की हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। जैसे पीरियड हमें दिया हुआ है 4 से 6 हफ्ते, तो मतलब 4 मिनिमम है 6 मैक्सिमम है, और नॉर्मल कहाँ आएगा, 4 और 6 के बीच में आएगा। ठीक ऐसे ही रीऑर्डर क्वांटिटी अगर 300 और 500 यूनिट दी हुई है, रीऑर्डर लेवल कंजम्पशन हमारे पास कंजम्पशन मिनिमम कंजम्पशन 300 यूनिट है, मैक्सिमम 500 यूनिट है, तो हमारी जो नॉर्मल होगी वो उसके बीच में कहीं लाए करेगी। तो ये है मिनिमम लेवल। उसके बाद अगली बारी आती है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल मतलब इससे ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है। ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी तो इससे ज़्यादा स्टॉक हमने नहीं रखना। और ये लेवल डिसाइड करने के लिए हम ये फॉलोइंग पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं। वही सेम पॉइंट है, नॉर्मल कंजम्पशन कितनी है, टाइम रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, कितनी हमारे पास कैपिटल है, कितनी स्टोरेज है, EOQ लेवल क्या है। EOQ को हम रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक। उसके अलावा स्टोरेज कॉस्ट क्या है, और उसके अलावा हमने सीजनल यूजेज को भी देखना है कि हमें सीजनल रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर हमारा प्रोडक्ट सीजनल है और उसका सीजन आने वाला है तो हमें स्टॉक उस अकॉर्डिंगली मैक्सिमम डिमांड को देखते हुए डिसाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें फॉर्मूला होगा हमारा रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड। रीऑर्डर मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज या कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, या कह सकते हैं मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी को EOQ भी बोलते हैं, टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। तो मैक्सिमम लेवल हो गया। अब एग्जांपल देखो, यहाँ पे रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है 54, तो ये रीऑर्डर लेवल हमने 54,000 लिख दिया। रीऑर्डर क्वांटिटी भी दी हुई है प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम कंजम्पशन 3000 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4 हफ्ते है, 4 हफ्ते। तो 54 एंड 36 90, उसमें 12 माइनस किया तो 78,000 यूनिट मेरे पास आ जाएगा। तो यही ऐसे छोटे छोटे से न्यूमेरिकल ही आपको एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ है
और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड भी दिया हुआ है, हमें रीऑर्डर लेवल निकालना है। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15,000 को 10 से 1.5 लाख यूनिट मेरे पास यहाँ पर रीऑर्डर लेवल निकलेगा। तो ऐसे छोटे छोटे ही न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड होते हैं। तो रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल के बाद आता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल हमारा मिनिमम लेवल से भी कम होता है, राइट। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल कंजम्पशन पर डे, जो भी टाइम है पर डे या पर वीक या पर मंथ, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एमरजेंट सप्लाईज। मतलब एमरजेंसी में अगर हम माल खरीदें तो आने में कितना दिन लगेगा, उतने दिनों की कंजम्पशन के बराबर हमारा जो स्टॉक है वो डेंजर लेवल है। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि सपोज द नॉर्मल कंजम्पशन ऑफ द गुड्स इन अ वीक इज 6,000, राइट। और एमरजेंसी में अगर हम माल खरीदें तो कितना टाइम चाहिए, 1 हफ्ता चाहिए। तो 1 हफ्ते के जितना स्टॉक जो है वो हमारा डेंजर लेवल स्टॉक है। न्यूमेरिकल करोगे तो फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा डेंजर लेवल के अलावा एक एवरेज लेवल भी ध्यान में रखो। 1-2 क्वेश्चन में यूज होता है, ज़्यादा यूज नहीं होता। इसके भी 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2 है, और दूसरा फॉर्मूला है मिनिमम लेवल माइनस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी या EOQ। तो आप इन सभी के फॉर्मूलाज एक जगह नोट कर लो, तभी न्यूमेरिकल आप कर पाओगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके न्यूमेरिकल शुरू भी कर देंगे। तो न्यूमेरिकल तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूले याद हैं। तो पांचों के फॉर्मूले, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, फिर मिनिमम लेवल का फॉर्मूला दैट इज रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, डेंजर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, लीड टाइम मतलब जितना माल आने में टाइम लगना है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज कंजम्पशन। ये मैंने अभी आपको बताया ही है, नॉर्मल को हम एवरेज वर्ड भी बोल देते हैं, राइट। और एवरेज लेवल के 2 फॉर्मूले, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 या मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो ये लेवल सेटिंग है। उसके बाद अगली टेक्निक जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हमने करना है दैट इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि हमें हर ऑर्डर में उतनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए जहां पर हमारी कॉस्ट मिनिमम हो, राइट। और 3 तरह की कॉस्ट हमारी इन्वॉल्व होती है। एक इक्विजिशन कॉस्ट यानी परचेज प्राइस, माल खरीदने में कितने का माल है वो, जैसे एक पेन है 10 रुपये है तो 10 रुपये क्या हो गया, उसकी इक्विजिशन कॉस्ट या परचेज प्राइस हो गया, राइट। ये परचेज प्राइस हमारा फिक्स भी हो सकता है और या ज़्यादा बल्क खरीदने पर हो सकता है कि हमें कुछ डिस्काउंट भी मिले। दूसरा हम लेते हैं यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट। दूसरी जो चाहिए हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए, मटेरियल को ऑर्डर करने में जो कॉस्ट है। तो यहाँ पर सारी की सारी परचेज डिपार्टमेंट के खर्चों को हम इंक्लूड कर लेते हैं। और तीसरी हमारे पास कैरिंग कॉस्ट होती है जिसे हम स्टोरेज कॉस्ट भी बोलते हैं। तो मटेरियल को स्टोर में रखने का खर्चा, उसकी इंश्योरेंस का खर्चा, ये सारा कुछ जो है ये कैरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है। तो हमें क्या करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में वो क्वांटिटी ऑर्डर करनी है जहां पर ये ओवरऑल कॉस्ट मतलब ऑल 3 कॉस्ट मिलाकर जो ओवरऑल कॉस्ट है दैट शुड बी मिनिमम, राइट। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स वी शुड ऑर्डर only that much quantity in which overall cost is minimum, right। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, कैसे हमने कैलकुलेट करना है कि हमें पहली चीज़ तो हमें डिटरमाइन करनी है डिमांड इन यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए, होल्डिंग कॉस्ट चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट को इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू प्रोसेस ऑर्डर भी बोलते हैं और होल्डिंग कॉस्ट को हम स्टोरेज कॉस्ट भी बोलते हैं, राइट। और फॉर्मूला हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। इसको बहुत जगह अलग अलग दिया होता है बट तुम्हारी बुक में ये दिया हुआ है 2CO/I।
यहाँ पर लिखा हुआ है ये फॉर्मूला 2ds/h, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर हमारे पास d का मतलब है डिमांड, यहाँ पर c का मतलब हम बोल देते हैं एनुअल कंजम्पशन या एनुअल डिमांड। O स्टैंड्स फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट और I स्टैंड्स फॉर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। एक ही बात है, यहाँ I एंड H का मतलब सेम है, S एंड O का मतलब सेम है, और ठीक ऐसे ही C एंड D का मतलब सेम है। एक ही बात है, आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। S रिप्रेजेंट्स द सेटअप कॉस्ट, हम इसको O ले लेते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। D रिप्रेजेंट्स द डिमांड, हम C लिख लेते हैं जी कंजम्पशन। कंजम्पशन वर्ड यूज़ कर लो, यूजेज वर्ड यूज़ कर लो या डिमांड वर्ड यूज़ कर लो, एक ही बात है। लेकिन क्या होनी चाहिए, हमेशा ये फॉर्मूले में एनुअल होनी चाहिए। और H मतलब होल्डिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट, यहाँ मैंने वर्ड इसको I यूज़ किया है, तो I का मतलब क्या है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो ये बड़ा इजी सा फॉर्मूला है, √2CO/I। तो ये हमारे पास EOQ का फॉर्मूला है। उसके अलावा तीसरी टेक्निक हमारे पास है परप्यूचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। क्योंकि टेक्निक्स हम डिस्कस कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल हमारे पास दो ही टेक्निक हैं, लेवल सेटिंग की और EOQ की। ये थ्योरी में आपने लिखना है कि परप्यूचुअल सिस्टम क्या होता है। परप्यूचुअल के रिवर्स एक सिस्टम होता है पीरियोडिकल सिस्टम। पीरियोडिकल सिस्टम में क्या है, हम एक पीरियड के बाद इन्वेंट्री को काउंट करते हैं। लेकिन परप्यूचुअल का मतलब क्या है कि आफ्टर एवरी एंड ईच ट्रांजैक्शन, ठीक, ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है, इशू की, रिसिप्ट की, हम साथ के साथ क्या करते हैं, मटेरियल का बैलेंस निकालते हैं। यानी जैसे ही मटेरियल रिसीव होगा हम ऐड कर देंगे और बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक ऐसे ही जैसे ही मटेरियल इशू होगा हम साथ के साथ ही बैलेंस फाइंड आउट कर देंगे। तो परपेचुअल सिस्टम क्या है, एक सिस्टम है जहां रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय द कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट विच रिफ्लेक्ट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड देयर करंट बैलेंस। साथ में मैं और जोड़ देती हूँ आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, कि हर ट्रांजैक्शन के बाद हम स्टॉक का बैलेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक बिन कार्ड स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर मेंटेन किया जाता है, राइट। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, मैंने अभी आपको बताया एक डिब्बों के बाहर कार्ड लगा दिया जाता है। वो डिब्बे गत्ते के डिब्बे भी हो सकते हैं, टिन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, छोटे छोटे हमारे कैबिनेट्स भी हो सकते हैं। तो उनके बाहर कार्ड लगा दिया जाता है और उस पर जैसे ही मटेरियल रिसीव होता है हम बैलेंस निकाल देते हैं इन क्वांटिटी, और ऐसे ही जैसे ही मटेरियल इशू होता है हम बैलेंस निकाल देते हैं, राइट। और बैलेंस इन हैंड आफ्टर ईच रिसिप्ट एंड इशू, लेकिन सिर्फ क्वांटिटी लिखी जाती है इसमें। और इससे रिवर्स जो स्टोर लेजर है ये मेंटेन किया जाता है बाय कॉस्टिंग ऑफिसर, और यहाँ पर डील विद द क्वांटिटीज एंड वैल्यू ऑफ मटेरियल रिसीव्ड, इशू एंड बैलेंस इन हैंड in quantity as well as in value also, right। तो perpetual inventory system एक important inventory system है जहां पर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ स्टॉक को रोका जा सकता है, स्टॉक की चोरी को रोका जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक आती है ABC एनालिसिस। अब ABC एनालिसिस जो है इसमें हम क्वांटिटी एंड वैल्यू की इम्पोर्टेंस को देखते हैं, ठीक। तो एक कैटेगरी में हम उन गुड्स को यानी उस मटेरियल को रखते हैं विच कंसिस्ट 5% to 10% ऑफ टोटल आइटम, यानी उसकी जो क्वांटिटी है वो तो 5 से 10% है, लेकिन उसकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, वो 70% to 85% है। तो ये जो आइटम्स हैं ये हाई वैल्यू आइटम्स हैं, तो इनके लिए क्या चाहिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए, और टॉप लेवल इसका कंट्रोल करेगी। क्यों, क्योंकि ये महंगी हमारे पास मटेरियल है। बी जो है ये मॉडरेट होता है, मॉडरेट वैल्यू मॉडरेट क्वांटिटी, तो इसका कंट्रोल भी क्या होता है, मॉडरेट होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इसको कंट्रोल कर लेती है, ठीक।
इसमें 10 से 20% क्वांटिटी है और 10 से 20% ही वैल्यू है। अब उससे रिवर्स है सी लेवल की गुड्स, जहां पर क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है, यानी 70 से 85% तक क्वांटिटी है, लेकिन जो वैल्यू है उसकी वो बहुत कम है। जैसे नट बोल्ट्स पड़े हैं बहुत सारे, तो उनकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है, लेकिन वो स्टोरेज कितनी कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। वैल्यू कम है, क्वांटिटी ज़्यादा है। तो कई बार इस वजह से भी हम गुड्स को कैटेगराइज करते हैं कि जो महंगी चीज़ है उस पर कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए, उस पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, तो टॉप मैनेजमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सी लेवल की गुड्स वो हैं जिसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन उनकी वैल्यू बहुत कम है, तो उसके लिए क्लरिकल लेवल का स्टाफ भी काफ़ी होता है। एबीसी एनालिसिस के बाद आता है वेड एनालिसिस। यहाँ पर आप उनकी यूजेज, मटेरियल की यूजेज के अकॉर्डिंगली हम उन्हें डिवाइड करते हैं, जिसमें वी स्टैंड्स फॉर वाइटल, ई स्टैंड्स फॉर असेंशियल एंड डी स्टैंड्स फॉर डिज़ायरेबल। तो वाइटल स्पेयर पार्ट वो है जिसके बिना, अगर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस इंटरप्ट हो सकता है। जैसे मैं बताऊं कि एक कार के लिए जो इंजन है वो वाइटल है, राइट। असेंशियल पार्ट, ई स्टैंड्स फॉर असेंशियल, तो कार के लिए जो ब्रेक्स हैं वो असेंशियल हैं, विच कैन नॉट बी टॉलरेटेड फॉर मोर देन फ्यू आवर्स और अ डे। ऐसा स्पेयर पार्ट जो एक आधा दिन के लिए ठीक है हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा दिन के लिए ये हुआ तो फिर हमारी प्रोडक्शन अटकेगी। तीसरी डिज़ायरेबल, डिज़ायरेबल मतलब है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इससे हमारी प्रोडक्शन पे इंटरप्शन नहीं आती। जैसे हम बोलें कि कार के लिए जो एक्सेसरीज हैं वो डिज़ायरेबल हैं, लेकिन उनके बिना कार एग्जिस्ट होती है। तो ये पांचवी टेक्निक थी वेड एनालिसिस। लास्ट टेक्निक है हमारे पास यहाँ पर मटेरियल टर्नओवर। ये मटेरियल टर्नओवर रेशो ही है जो आपने स्टॉक टर्नओवर पड़ी हुई है अकाउंट्स में, जिसका फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। तो मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए ये टेक्निक या ये रेशो भी हम यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एंड COGS के फॉर्मूले दो हैं, आपको पता ही है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है नेट सेल माइनस GP। ठीक है, तो इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का मतलब है कि मूवमेंट क्या है, कितनी जल्दी हमारा स्टॉक जो है वो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, कि कितने दिनों तक हमें वो स्टॉक अपने गोडाउन में रखना पड़ेगा। इसमें कन्वर्जन पीरियड भी आप साथ में कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये रेशो है। तो कुल मिलाकर हमने 6 टेक्निक्स पढ़ी हैं। लेवल सेटिंग एंड EOQ ये दोनों न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ABC, वेड एनालिसिस, परपेचुअल इन्वेंट्री, इनकी थ्योरी एक्सपेक्टेड है 5 नंबर में। पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन ये 15 में भी आ सकता है इन थ्योरी, राइट। लेकिन न्यूमेरिकल इसका एक्सपेक्टेड रहता है, 5 में भी ज़रूर आ जाता है, 15 में भी ज़रूर आ जाता है। तो ये आसान न्यूमेरिकल है और छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं। तो कल के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। आज मैंने थ्योरी बेस आपको ये दिया है, ठीक। लेकिन आप लेवल सेटिंग और EOQ के फॉर्मूले याद कर लें, क्योंकि वो न्यूमेरिकली यूज़ होंगे।